नमस्कार दोस्तों, हम समझेंगे एम लक्ष्मीकांत से न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति एवं विकास अमेरिका में हुआ। इसका प्रतिपादन पहली बार मारबरी बनाम मेडिसन 1803 के जटिल मुद्दों में हुआ जॉन मार्शल द्वारा, जो कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायिक समीक्षा के उपरांत की सिद्धांत की उत्पत्ति कहाँ से हुई? विकास अमेरिका में हुआ और इसका प्रतिपादन पहली बार मारबरी बनाम मेडिसन 1803 के जटिल मुद्दों में हुआ जॉन मार्शल के द्वारा, जो कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन सीजे थे, चीफ जस्टिस थे। भारत में दूसरी ओर संविधान स्वयं न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। भारत में जो संविधान है वो न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है स्वयं ही, सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय को ही। ठीक है, ये अधीनस्थ न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित कर रखा है कि न्यायिक समीक्षा की न्यायपालिका की शक्ति संविधान की मूलभूत विशेषता है। तथापि संविधान में मूलभूत ढांचे का एक तत्व है, इसलिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति में संविधान संशोधन के द्वारा भी न कटौती की जा सकती है और न ही इसे हटाया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा का अर्थ: न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमनों तथा कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच की न्यायपालिका की शक्ति है। मतलब ये है कि न्यायपालिका की ऐसी शक्ति जिससे वो विधायी अधिनियमनों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकती हैं, जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होती हैं। परीक्षणोपरांत यदि पाया गया कि उसने संविधान का उल्लंघन है तो उसे अवैध, असंवैधानिक या अमान्य घोषित किया जा सकता है और सरकार उन्हें लागू नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति सैयद शाह मोहम्मद कादरी ने न्यायिक समीक्षा को निम्नलिखित 3 कोटियों में वर्गीकृत किया है। पहला, संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा, दूसरा, संसद एवं विधायिका द्वारा पारित कानूनों एवं अधीनस्थ कानूनों की समीक्षा, तीसरा, संघ तथा राज्य एवं राज्य के अधीन प्राधिकारियों द्वारा प्रशासनिक कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मुकदमों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग किया। उदाहरण के लिए गोलकनाथ मामला, ठीक है, गोलकनाथ मामला 1967 का, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला 1970 का, और प्रीवियस उन्मूलन कानून 1971 का, केशवानंद भारती मामला 1973 का, मिनर्वा मिल्स मामला 1980 का। तो इन सब मामलों में न्यायिक समीक्षा का प्रयोग न्यायालय ने किया है। 1967 गोलकनाथ, बैंक राष्ट्रीयकरण 1970, प्रीवियस उन्मूलन 1971, केशवानंद भारती 1973, मिनर्वा मिल्स 1980। वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में लाया था, वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने NJAC 2014 में लाया गया था, 99वें संविधान संशोधन तथा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC अधिनियम 2014 दोनों को असंवैधानिक करार दिया था। अब न्यायिक समीक्षा का महत्व क्या है? देखिए, न्यायिक समीक्षा निम्नलिखित कारणों से जरूरी है। संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए जरूरी है। दूसरा, संघीय संतुलन, केंद्र और राज्यों के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। तीसरा, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है। अनेक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने देश के न्यायिक समीक्षा की शक्ति की महत्व पर बल दिया है। इस संबंध में उनके द्वारा किए गए कुछ प्रेक्षण निम्नवत हैं। भारत में संविधान ही सर्वोच्च है और किसी वैचारिक कानून की वैधता के लिए उसका संविधान के प्रावधानों और अपेक्षा के अनुरूप होना अनिवार्य है और न्यायपालिका ही तय कर सकती है कि कोई अधिनियम संवैधानिक है अथवा नहीं। हमारे संविधान में किसी विधायन की न्यायिक समीक्षा के ऐसे एक्सप्रेस प्रावधान, हमारे संविधान में किसी विधायन की न्यायिक समीक्षा के ऐसे एक्सप्रेस प्रावधान है कि वह संविधान के अनुरूप है अथवा नहीं, इस तथ्य का पता लगाया जा सके। यही बातें मूल अधिकारों के लिए भी सत्य हैं, जिनके लिए न्यायपालिका को संविधान में जागरूक प्रहरी की भूमिका सौंपी गई है। देखिए, मुख्य न्यायाधीश केनिया और A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य मुकदमे 1950 में क्या हुआ था आपको समझना चाहिए, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री और मद्रास राज्य बनाम मद्रास राज्य बनाम VG रॉय 1952 का,
इसके अलावा न्यायमूर्ति खन्ना केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, न्यायमूर्ति खन्ना केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 का। इसके अलावा न्यायमूर्ति भगवती राजस्थान बनाम भारतीय संघ 1977 वाला मामला, ठीक है। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ मिनरवा मिल्स मामला बनाम भारतीय संघ 1980। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश अहमदी एल चंद्र कुमार बनाम भारतीय संघ 1997 का। इसके अलावा न्यायमूर्ति रामास्वामी एस बोला बनाम BD शर्मा 1997 का। इस तरह के प्रावधान जो हैं आपको ज़रूर समझना चाहिए। 1950 में मुख्य न्यायाधीश केनिया और AK गोपालन बनाम मद्रास केरल राज्य मुकदमा को समझना चाहिए। 1952 का मुख्य न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री राज्य बनाम VG रॉय। 1973 का खन्ना साहब न्यायमूर्ति खन्ना केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 का। 77 में न्यायमूर्ति भगवती राजस्थान बनाम भारतीय संघ, ठीक है। और 80 का न्यायाधीश चंद्रचूड़ मिनरवा मिल्स बनाम भारतीय संघ। 97 का अहमदी एल चंद्र कुमार बनाम भारतीय संघ 1997। और 1997 में ही रामास्वामी एस बोला बनाम BD शर्मा 1997। तो इन चीज़ों को हमको समझना है और ये जो हैं बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस तरह के मामले बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे संविधान में किसी विधान की न्यायिक समीक्षा के ऐसे एक्सप्रेस प्रावधान हैं कि संविधान में के अनुरूप है अथवा नहीं, इस तथ्य का पता लगाया जा सकता है। यही बात मूल अधिकारों के लिए भी सत्य है। न्यायपालिका को संविधान ने जागरूक प्रहरी की भूमिका सौंपी है। कब ऐसा कहा गया इसको आपको ज़रूर समझना है। अभी जब हम पीछे नाम लिए ना, उसमें मतलब न्यायपालिका को संविधान के जागरूक प्रहरी की भूमिका सौंपी गई है और कब ऐसा कहा गया, किस मामले में कहा गया, ये आपको समझना चाहिए। इसके अलावा जब तक मौलिक अधिकार अस्तित्व में है और संविधान का हिस्सा है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग इस दृष्टि से भी आवश्यक है कि अधिकारों के द्वारा गारंटी जो प्रदान की गई है इनका उल्लंघन नहीं किया जा सके। ऐसा कब का, ये भी समझना चाहिए। इसके अलावा संविधान सर्वोच्च विधि है, देश का स्थायी कानून और सरकार की कोई भी शाखा इसके ऊपर नहीं है, विधि ऊपर है सबसे। सरकार के समस्त अंग, चाहे वह कार्यपालिका अंग हो, विधायिका हो, न्यायपालिका, संविधान से ही शक्ति और अधिकार पाते हैं और उन्हें अपने संवैधानिक प्राधिकार की सीमा में रहकर कार्य करना होता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितने ऊंचे पद पर क्यों ना हो और कोई भी प्राधिकारी चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, ये दावा नहीं कर सकता कि संविधान के अंदर उसे किस सीमा तक शक्ति प्राप्त है। इसका न्यायकर्ता वह स्वयं ही होगा अथवा उसकी कार्यवाही संविधान द्वारा प्रावधानिक ऐसी शक्ति की सीमा में है। ये न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्या करता है। न्यायालय क्या है? संविधान का अंतिम व्याख्या करता है और इसी न्यायालय को ये निर्धारण करने की नाजुक जिम्मेदारी दी गई है कि सरकार की प्रत्येक शाखा को कितनी शक्ति प्राप्त है, कितनी सीमित है, यदि हाँ तो इसकी सीमाएं क्या हैं और क्या उस शाखा की कोई कार्रवाई उस सीमा का उल्लंघन करती है। ये न्यायाधीशों का प्रकार्य है कि उनका कर्तव्य है कि वे कानून की वैधता के बारे में अपना मत दें। यदि न्यायालय अपने इस अधिकार से वंचित हो जाते हैं तब नागरिकों के मौलिक अधिकार आडंबर मात्र बनकर रह जाएंगे, क्योंकि उपचार के बिना कोई अधिकार पानी पर लिखाई जैसा होगा। उस स्थिति में नियंत्रित संविधान अनियंत्रित हो जाएगा। ऐसा कब कहा गया देखना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संविधान को कायम रखने का दायित्व सौंपा गया। इस स्थिति में उन्हें संविधान की व्याख्या करने की शक्ति भी मिली हुई है। इन्हें सुनिश्चित करना है कि संविधान में शक्ति के संतुलन की जो व्यवस्था की गई है वह बनी रहे और ये विधायिका और कार्यपालिका अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर पाए। हमारे संस्थापक पूर्वजों ने इसलिए बुद्धिमानी पूर्वक स्वयं में ही संविधान न्यायिक समीक्षा का प्रावधान सम्मिलित कर दिया, जिससे कि संघवाद का संतुलन कायम रहे, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार और मूल स्वतंत्रता की रक्षा हो सके और समता और स्वाधीनता और आज़ादी की उपलब्धि और आनंद हासिल करने का एक उपयोगी साधन हमारे पास हो, जिसकी मदद से हम एक स्वस्थ राष्ट्रवाद का सृजन करने में सफल हो सकें। न्यायिक समीक्षा का कार्य अपने आप में संविधान की व्याख्या का हिस्सा है। यह संविधान को नई दशाओं और स्वयं समय की मांग के अनुसार समायोजित करता है। ठीक है, अब हम समझते हैं न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान। न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान, हालांकि संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का उपयोग कहीं नहीं हुआ है,
तब भी कतिपय अनुच्छेदों के प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करते हैं। वे कौन कौन से प्रावधान हैं? अनुच्छेद 13 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 13 घोषणा करता है कि सभी कानून जो मूल अधिकारों की संगति में रहें उनका अपकर्ष करते हैं निरस्त माने जाएंगे। मतलब ऐसे कानून जो मौलिक अधिकारों का हनन करेंगे वे उस हिस्से तक रद्द हो जाएंगे जिस हिस्से तक मौलिक अधिकारों का भी हनन कर रहे हैं। तो इसमें अपने आप में ही अनुच्छेद 13 में न्यायिक समीक्षा छुपी हुई है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के लिए नागरिकों के अधिकार की गारंटी करता है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के नागरिकों के अधिकार की गारंटी करता है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति देता है कि वह इसके लिए निर्देश अथवा आदेश अथवा न्यायादेश जारी करे। अनुच्छेद 131 केंद्र राज्य और अंतर राज्य विवादों के लिए सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार निश्चित करता है। अनुच्छेद 131 किस भाग में आएगा? अनुच्छेद 131 आ जाएगा भाग संख्या 5 में। ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में आता है। तो केंद्र राज्य और अंतर राज्य विवादों के लिए सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्र अधिकार निश्चित करता है। अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 132 क्या कहता है? संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय न्यायिक क्षेत्र सुनिश्चित करता है। 133 क्या करता है? सिविल मामलों में न्यायिक क्षेत्र का अपीलीय क्षेत्राधिकार सुनिश्चित करता है। देखिए, अनुच्छेद 131 तो केंद्र राज्य और अंतर राज्य विवादों के लिए सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार निश्चित करता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे क्षेत्राधिकार, इसमें मूल क्षेत्राधिकार एक है, अपीलीय क्षेत्राधिकार एक है और अन्य क्षेत्र जो है। अनुच्छेद 131 जो है मूल क्षेत्राधिकार सुनिश्चित करता है केंद्र राज्य और अंतर राज्य विवादों के लिए सुप्रीम कोर्ट का। 132 में ऐसा कहा गया है कि संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकारों को सुनिश्चित करता है। किस मामलों में? संवैधानिक मामलों में। संवैधानिक मामलों में 132 के तहत सुप्रीम कोर्ट आ सकता है बीच में। 133 में सिविल मामलों में सुप्रीम कोर्ट बीच में आ सकता है अपीलीय न्याय क्षेत्राधिकार में। 134 में आपराधिक मामलों में 3 मामले जो हैं संवैधानिक मामलों में 132 हैं, सिविल मामलों में 133 है और आपराधिक मामलों में 134 है। 134 ए उच्च न्यायालयों यानी कि हाई कोर्ट से सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को अपील के लिए प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ अपील से संबंधित हैं। 134 ए ये बाद में जोड़ा गया है, हालांकि पहले मुझे नहीं लगता ये था। इसकी अभी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह 9 नंबर पे पॉइंट 9 नंबर जो है इसके अंत में दिया जाता है। तो वहाँ स्पष्ट लिखा है कि यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया था, क्योंकि जो भी ए लग करके लिखा है ना वो बाद में ही जोड़ा गया है, पहले तो ये था नहीं। इसकी गारंटी ये दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त ऐसे कौन से प्रावधान हैं अगर बात करें तो अनुच्छेद 135 134 के बाद 135 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय को किसी संविधान पूर्व के कानून के अंतर्गत संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट के क्षेत्राधिकार एवं शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करता है। 135 पूर्व के मामलों में। 136 कहता है सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण से अपील करने के लिए विशेष अवकाश प्रदान करने के लिए प्राधिकृत करता है, सैन्य न्यायाधिकरण एवं कोर्ट मार्शल को छोड़ करके। 136 में। फिर 143 की बात करें तो राष्ट्रपति को कानून संबंधी किसी प्रश्न के तथ्य पर अथवा संविधान पूर्व के वैधिक कानूनी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगने के लिए अधिकृत करता है। राष्ट्रपति 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकता है। इसके अतिरिक्त और बात करें तो अनुच्छेद 226 जो है उसमें उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा किसी अन्य प्रयोजन से निर्देश अथवा आदेश अथवा रिट जारी करने की शक्ति 226 के तहत दी गई है हाई कोर्ट्स को। ठीक है। अनुच्छेद 227 में सर्वोच्च न्यायालयों को अपने अपने क्षेत्र में सभी न्यायालयों में न्यायाधिकरण, सैन्य अदालतों और न्यायाधिकरण को छोड़ करके के अधीक्षण की शक्ति प्रदान करता है। यानी कि 227 में ऐसा लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अपने क्षेत्रीय अधिकार में सभी न्यायालय जितने भी हाई कोर्ट्स हैं और जितने भी न्यायाधिकरण हैं जो अधिकरण बन रखे हैं ट्रिब्यूनल्स, और सैन्य अदालतें हैं, न्यायाधिकरण हैं, उनको छोड़ करके बाकी बची हुई अधीक्षण करने की शक्ति प्रदान करता है या वैसे भी अधीक्षण कर सकता है 227 के तहत। अनुच्छेद 245 संसद एवं राज्य विधायिकाओं द्वारा निर्मित कानूनों की क्षेत्रीय सीमा तय करने से संबंधित हैं। अनुच्छेद 245 क्या है? संसद और राज्य विधायिकाओं द्वारा निर्मित कानूनों की क्षेत्रीय सीमा तय करने से संबंधित है। अनुच्छेद 246 कहता है संसद एवं राज्य विधायिकाओं द्वारा निर्मित की गई कानूनों की विशेष वस्तु से संबंधित हैं, अर्थात संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, ये 246 में आ जाएगी।
अनुच्छेद 251 254 क्या है? केंद्रीय कानून और राज्य कानूनों के बीच टकराव की स्थिति में यह प्रावधान करता है कि केंद्रीय कानून राज्य कानून के ऊपर बना रहेगा और राज्य कानून निरस्त हो जाएगा। अनुच्छेद 251 और 254 में ऐसा कहा गया है। अनुच्छेद 372 में संविधान पूर्व के कानूनों की निरंतरता से संबंधित हैं। अब हम समझते हैं न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र। किसी विधायी अधिनियमन अथवा कार्यपालकीय आदेश की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में निम्न 3 आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। पहला, ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। दूसरा, उस प्राधिकारी की सक्षमता से बाहर का हो जिसने इसे बनाया है। तो इसके अलावा ये संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल हो। तब उपरोक्त से स्पष्ट है कि भारत में न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में सीमित है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक समीक्षा का क्षेत्र ज़्यादा विस्तृत है, जबकि अमेरिकी संविधान में अपने किसी भी प्रावधान में न्यायिक समीक्षा के विषय में कुछ नहीं करता। ऐसा इसलिए कि अमेरिकी संविधान में कानून की समुचित प्रक्रिया को कानून द्वारा स्थापित पद्धति के ऊपर तरजीह मिलती है, जो कि भारतीय संविधान में अंतर्निहित है। दोनों के बीच अंतर है। कानून की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण में कहीं वृहद संभावना देती है। ये इन अधिकारों के उल्लंघनकारी कानूनों को निरस्त कर सकता है। न केवल इस आकार पर कि गैर संवैधानिक होने के ठोस आधार मौजूद हैं, न केवल इस आधार पर कि केवल ठोस आधार मौजूद हैं, बल्कि उनके प्रक्रियागत आधार पर अविवेक होने के कारण भी हमारा सर्वोच्च न्यायालय एक कानून के संवैधानिक का परीक्षण करते हुए केवल एक ही प्रश्न की जांच करता है कि कानून वास्तव में संबंधित प्राधिकरणों की शक्ति के अंतर्गत है या नहीं। कानून के विवेकपूर्ण होने, उसकी उपयुक्तता, उसके नीतिगत प्रभावों से जुड़े प्रश्नों पर विचार नहीं होता। ठीक है, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित कानूनी प्रक्रिया के नाम पर न्यायिक समीक्षा का विशुद्ध शक्ति के आलोक का इसे थर्ड चैम्बर ऑफ द लेजिस्लेचर कहते हैं। मतलब यह है कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित कानूनी प्रक्रिया के नाम पर न्यायिक समीक्षा की विशद शक्ति के कारण इसे आलोचक क्या कहते हैं? थर्ड चैम्बर ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी एक महाविधायी का सामाजिक नीतियों आदि का एकमात्र निर्णायक न्यायिक सर्वोच्चता का यह अमेरिकी सिद्धांत हमारी संवैधानिक प्रणाली में मान्यता पाता है, लेकिन इससे सीमित रूप में पाता है। हम संसदीय सर्वोच्चता के ब्रिटिश सिद्धांत का भी पूरी तरह से अनुसरण नहीं करते। हमारे देश में संसद की संप्रभुता के संबंध में कई सीमाएं हैं तथा लिखित संविधान में शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा वास्तव में भारत में दोनों अमेरिकी न्यायिक सर्वोच्चता सिद्धांत और ब्रिटिश संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का सम्मिश्रण है। नवीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा। अनुच्छेद 31B नवी अनुसूची में शामिल अधिनियमों एवं विनियमों की किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने एवं अवैध ठहराने से रक्षा करता है। अनुच्छेद 31B तथा नवी अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। मूल रूप में 1951 में नवी अनुसूची में केवल 13 अधिनियम एवं विनियम थे। वर्तमान में 2016 में इसकी संख्या जो है 282 है नवी अनुसूची में। इनमें राज्य विधायिका के अधिनियम विनियमन, भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है, जबकि संसदीय कानून अन्य मामलों से इसमें है। हालांकि आर कोएहलो मामले में दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि नवी अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं माना जा सकता। न्यायालय का कहना था कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूलभूत विशेषता है, इसे नवी अनुसूची में शामिल किसी कानून के लिए वापस नहीं लिया जा सकता। ठीक है, न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार 24 अप्रैल 1973 के बाद नवी अनुसूची में रखे गए कानूनों को चुनौती दी जा सकती है। 24 अप्रैल 1973 यानी कि ये वो दिन है केशवानंद भारती मामले की डेट के बाद में न्यायिक समीक्षा नवी अनुसूची पर भी की जा सकती है। अगर अनुच्छेद 14, 15 और 19 और 21 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों अथवा संविधान की मूलभूत विशेषताओं का अगर मान लो उल्लंघन हो ना, तो फिर उसके बाद के कानूनों को चुनौती दी जा सकती है। अगर अनन्य हो रहा हो। 14 क्या है? विधि की समक्षमता और विधियों का समान संरक्षण। 15 क्या है? जाति, धर्म, लिंग इस आधार पर भेदभाव का निषेध। 19 जो है वो अधिकार देता है अभिव्यक्ति का, विचार, संघ बनाने का, संचरण करने का, वृत्ति का, व्यापार का अधिकार। 21 इस तरह का अधिकार है शिक्षा से संबंधित। तो इस तरह के अधिकारों जो अधिकार दिए हुए उसका अगर उल्लंघन हो रहा हो तो न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 1973 को कहा। 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संविधान की मूलभूत विशेषताओं का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। केशवानंद भारती मामले में अपने ऐतिहासिक फैसले में ऐसा उन्होंने किया। उपरोक्त फैसला देते समय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। पहला कि कोई कानून जो संविधान के भाग 3 के अंदर गारंटी किए गए अधिकारों का हनन करता है तो मूलभूत संरचना सिद्धांत की अवहेलना करता है या नहीं।
भी कर सकता है। यदि पहले की स्थिति, यदि किसी कानून का परिणाम भाग 3 के किसी अनुच्छेद में संशोधन अथवा नवी अनुसूची में शामिल करने से तो ऐसा कानून न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के प्रयोग से निरस्त किया जा सकता है। संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की कसौटी पर नवी अनुसूची के कानूनों की संवैधानिक वैधता का निर्णय प्रत्यक्ष प्रभाव से परीक्षण को लागू अर्थात अधिकार परीक्षण यानी राइट टेस्ट के आधार पर किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि किसी संशोधन का स्वरूप कोई प्रासंगिक कारक नहीं बल्कि असल निर्धारक है कि उस संशोधन का परिणाम। इसके अलावा केशवानंद भारती मामले में बहुमत का फैसला इंदिरा गांधी मामले के साथ पढ़ने पर स्पष्ट होता है कि प्रत्येक नए संविधान संशोधन की वैधता का निर्णय उसके अपने गुणों के आधार पर होना है। भाग 3 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों पर बने कानूनों के वास्तविक प्रभावों का ध्यान रखना पड़ता है। ये निर्धारित करते समय करना होता है कि ये कानून संविधान के मूल ढांचे को क्षति पहुंचाते हैं। ये प्रभाव परीक्षण इस चुनौती की वैधता का निर्धारण करेगा। इसके अलावा अब 24 अप्रैल 1973 को अथवा उसके बाद हुए सभी संविधान संशोधनों जिनके द्वारा नवी अनुसूची में विभिन्न कानूनों को शामिल करके इसका संशोधन किया जा सकता है का परीक्षण संविधान के मूल ढांचे की विशेषता की कसौटी पर किया जाएगा। जैसा कि अनुच्छेद 21 सपठित अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 19 उसमें सन्निहित सिद्धांतों का प्रतिबिंबित होता है। इसे दूसरी तरह से देखने पर एक अधिनियम संविधान संशोधन द्वारा नवी अनुसूची में डाल भी दिया जाता है तो इसके प्रावधानों पर निशाना साधा जा सकता है। इस आधार पर वे टिके संविधान के मूल ढांचे को क्षति पहुंचा रहे हैं। अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो फिर उसे चुनौती दी जा सकती है। नवी अनुसूची में शामिल कानूनों को संविधान संशोधन द्वारा पूरा संरक्षण नहीं प्रदान करने का अधिकार प्रदान करने का औचित्य जो है वो क्या है, संवैधानिक न्याय निर्णय का मामला होगा जिसमें सभी कानून द्वारा मौलिक अधिकार के हनन की प्रकृति और सीमा की जांच की जाएगी। ये परीक्षण अनुच्छेद 21 सपठित अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लेखित मूल संरचना के सिद्धांत की कसौटी पर अधिकार परीक्षण राइट टेस्ट और अधिकार का सार यानी एसेंस ऑफ द राइट का उपयोग करके भाग 3 के अनुच्छेदों के संक्षिप्त अवलोकन के आधार पर होंगे, जैसा कि इंदिरा गांधी मामले में किया गया था। उक्त परिणाम को नवी सूची के कानून पर लागू करके अगर पाया जाता है कि अतिक्रमण से मूल ढांचे पर प्रभाव पड़ता है तब ऐसे कानून को नवी सूची का संरक्षण नहीं मिलेगा। तब अनुच्छेद 21, 14 और 19 के साथ पठित त्रिकोण को विस्तृत करने की बात होती है। इसमें न केवल अधिकार परीक्षण यानी कि नाइट्स टेस्ट शामिल होगा, अधिकार परीक्षण अथवा अधिकार परीक्षण का सार इसके बीच में अंतर होता है। ये दोनों ही मूलभूत संरचना के सिद्धांत को लागू करने की प्रक्रिया से जुड़े हैं। जब किसी नियंत्रित संविधान द्वारा संशोधन की सीमित शक्ति का प्रदान की जाती है तो ये पूरा अध्याय यानी कि अधिकार परीक्षण का सार अप्रयोज्य हो जाता है, जैसा कि नागराज मामले में हुआ। ऐसी स्थिति में कानून की वैधता पर निर्णय करते समय अधिकार परीक्षण यानी कि नाइट टेस्ट ही अधिक उपयुक्त होगा। अगर नवी अनुसूची के किसी कानून की वैधता को इस न्यायालय से सही ठहराया जाता है तो इस निर्णय द्वारा घोषित सिद्धांत पर ऐसे कानून को पुनः चुनौती नहीं दी जा सकती। तथापि भाग 3 का कोई कानून जिसे अधिकारों की उल्लंघनकारी ठहराया गया हो 24 अप्रैल 1973 के बाद नवी अनुसूची में शामिल कर लिया गया हो तथा ऐसे उल्लंघन को चुनौती देने की योग्य होगा, इस आधार पर कि ये संविधान की मूल संरचना को क्षति पहुंचाता है, जैसे कि अनुच्छेद 21 सपठित अनुच्छेद 14 और 19 में है, उसमें अंतर्निहित सिद्धांतों को इंगित किया गया हो। यदि अधिनियम को निरस्त करने के परिणाम में कार्रवाई हो चुकी हो, लेन देन तय हो चुका हो तो इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। 24 अप्रैल 1973 के पहले उसके बाद में नवी अनुसूची में डाले गए अधिनियमों और विनियमों की संख्या 27.1 में निम्नलिखित दी गई है सारणी। अब मैं आपको अगर बताऊं संशोधन नवी अनुसूची में शामिल अधिकारियों और विनियमों की संख्या, तो देखिए 24 अप्रैल 1973 के पूर्व जो हैं पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, उसमें आर्टिकल 13 को डाला गया 1 से 13, ठीक। चौथा संशोधन जो है उसमें 1955 में जो हुआ उसमें 7 आर्टिकल्स डाले गए 14 से लेकर के 20 तक। 7वां संशोधन जो 1964 में हुआ उसमें 44 आर्टिकल्स डाले गए 21 से 64 तक। और संख्या बता रहा हूँ मैं, देखिए 24 अप्रैल 1973 के पूर्व शामिल मामला देखें तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ और उस 51 के तहत
13 अधिनियम और विनियमों की संख्या डाली गई 1 से 13 तक, ठीक है। और चौथा संशोधन किया गया 1955 में, उसमें 14 से लेकर के 20 तक 7 नवी अनुसूची में शामिल अधिनियम और विनियमों की संख्या हो गई थी। और 7वें संशोधन 1964 में 44 आर्टिकल्स यानी 44 विनियम अधिनियम डाले गए 21 से लेकर के 64 तक के सारे। 29वां संशोधन 1972 में जो हुआ उसमें 65 से लेकर के 66 तक के 2 ही आर्टिकल्स डाले गए थे। और 24 अप्रैल 1973 के बाद में देखें तो 34वां संशोधन 1974 में हुआ, उसमें 20 डाले गए 67 से 86 तक। 39 में 1975 में 38 डाले गए 87 से 124 तक। इसके अलावा 40 में संशोधन 1976 में 64 डाले गए 125 से 188 तक के। और 47वां संशोधन और 66वां संशोधन देखें 1990 का, तो 47वां 1984 में 14 डाले गए 189 से 202 तक। और 66वां संशोधन 1990 में 55 डाले गए 203 से 257 तक के। और 76वें संशोधन 1994 में 1 डाला गया 257A। और 11वां जो है 78वां संविधान 11 नंबर पे जो है लास्ट वो है 78वें संविधान संशोधन 1995 में 27 डाले गए 258 से 284 तक के, ठीक है। और नोट इस प्रविष्टि एंट्री 87, 92 और 130 44वें संशोधन 1978 द्वारा हटा दी गई थी। 87, 92 और 130 हटा दी गई। इस प्रकार न्यायिक समीक्षा समाप्त होती है। अब न्यायिक सक्रियता देखेंगे, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है उसको समझेंगे।